हम लोग रिकॉर्डिंग मोड में आ गए। तो आज हम लोग पहला पढ़ेंगे क्लास भारतीय संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑर्गेनाइजेशन और उसका ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर वर्किंग प्रोड्यूसर प्रोसीजर उसका कैसे वर्क है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसी को हम लोग आज देखेंगे। उसे मैं हिंदी में कहूं भारतीय संविधान सभा का गठन और उसके कार्य, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग स्टाइल। तो इस पर प्रश्न पहले आप लोग लिख लीजिए। प्रश्न आप लोग लिख लीजिए किस तरह प्रश्न बनता है और प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। इस पर प्रश्न बढ़ता है, भारतीय संविधान सभा के संगठन एवं कार्यों का की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान सभा के संगठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड functions of the Indian Constitutional Assembly. Indian Constitutional Assembly. तो अब इसको पढ़िए, लिखना शुरू करिए और मैं समझाता चलूंगा एक एक पॉइंट। और प्लीज बेचा बीच में आप मैसेज करेंगे तो थोड़ा सा मैं मैसेज नहीं देख पाऊंगा। मेरा पूरा ध्यान तो आपको समझाने और पढ़ाने में लगा रहेगा। तो ये काम आप ही लोग मैसेज से कर लीजिएगा कि जो व्यक्ति अपना ऑडियो वीडियो म्यूट नहीं करता है तो उससे आप लोग ही कह लीजिएगा। अब लिखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा जनसाधारण माने आम लोगों से, संविधान सभा जनसाधारण द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक निकाय थी। संविधान सभा जनसाधारण द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक निकाय थी। निकाय मतलब संस्था। संविधान सभा का मुख्य कार्य संविधान सभा का प्रारूप तैयार करना था। संविधान सभा का मुख्य कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। प्रारूप माने डॉक्यूमेंट्स, प्रारूप माने मसौदा। कहां से कहां तक संविधान रहेगा इस बात को तय करना संविधान सभा का कार्य था। तो संविधान सभा का मुख्य कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। अब अंग्रेजी वाले लिख लें, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड
The Constituent Assembly was formed on 6 December 1946. 1946. The Constituent Assembly was formed on 6 December 1946. The first meeting of the Constituent Assembly, the first meeting of the Constituent Assembly was held on 9 December 1946. 1946. The Constituent Assembly was a body. The Constituent Assembly was a body of representative. The Constituent Assembly was a body of representative elected by the general public. Elected by the general public. The main function of the Constituent Assembly, the main function of the Constituent Assembly was to prepare the draft of the Constitution. 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 जो बच्चे नेटवर्क की समस्या में होंगे उनका समाधान तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी। वे बच्चे अपने नेटवर्क में जैसे ही वो आएंगे उनके नेटवर्क की समस्या दूर हो जाएगी, मेरी रिकॉर्डिंग सुन सकेंगे, तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो जो हम लोगों ने पहला भाग लिखा है, समझा है कि भारतीय संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसका गठन संविधान निर्माण करने के लिए हुआ था, भारत के संविधान के निर्माण के लिए जिस सभा का गठन हुआ था उसका नाम भारतीय संविधान सभा है। 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन, तो वो चूंकि हमको इतिहास में नहीं जाना, हमें सीधे प्रारंभ करना है कि 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये जो संविधान सभा है, यह संविधान सभा भारत के आम आदमी, भारत के जनसाधारण नागरिकों के द्वारा निर्वाचित हुई थी। अर्थात भारत के संविधान सभा का निर्वाचन, इसका इलेक्शन, इसका चुनाव भारत के आम आदमी द्वारा किया गया था। भाई इस तरह क्वेश्चन आप करोगे तो लिखना शुरू करोगे तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, फिर हम लोग क्लास में ही पढ़ेंगे। अंकेश कुमार, ये सब कुछ भी लिखना बंद करो इस पे। तो भारतीय संविधान सभा का गठन, मैं बार बार कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग रहेगी, रिकॉर्डिंग सुन लेना। भारतीय संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस संविधान सभा का निर्वाचन भारतीय जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा हुआ था। अर्थात यह संविधान सभा एक संस्था थी, जिसे मैंने निकाय लिखाया है। वह एक ऐसी संस्था थी जो भारत के आम आदमी द्वारा, भारत के जनता द्वारा निर्वाचित हुई थी। और ऐसी ही एक संस्था थी संविधान निर्मात्री सभा, संविधान सभा। और इसका मुख्य कार्य था
भारत के संविधान का निर्माण करना। अब आगे लिखिए। ये बात तो समझ में आ गई कि 1946 में भारतीय संविधान सभा 6 दिसंबर को इसका गठन हुआ था, 9 दिसंबर को इसकी पहले बैठक हुई थी और इसका मुख्य कार्य भारत का संविधान बनाना था। अब आगे लिखिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में हुई थी। जो आज की संसद है, अब तो नई संसद बन गई, इसके पहले वाली जो संसद थी, इसी संसद में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक में, संविधान सभा की प्रथम बैठक में संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। मसौदा माने उसका प्रारूप, मसौदा मतलब उसका ड्राफ्ट, मसौदा मतलब उसकी रूपरेखा, कहां से कहां संविधान रहेगा, कितना भाग होगा, कितने आर्टिकल होंगे, कितने अनुच्छेद होंगे, इसका पूरा विवरण संविधान सभा के प्रथम बैठक में, संविधान में की प्रथम बैठक में जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें पूरा उसका विवरण प्रस्तुत कर दिया गया था। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में मसौदा तैयार किया गया था। अब आप बातें समझ रहे होंगे। अब अंग्रेजी वाले लिख लें। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, the first meeting of the Constitutional Assembly was held. The first meeting of Constitutional Assembly was held on 9th December 1946. 9th December 1946. 9 December 1946 in the Parliament House. In the Parliament House. In the Parliament House. हो गया। The draft of the Constitution, the draft of the Constitution was prepared in the first meeting, was prepared in the first meeting of the Constituent Assembly. The draft of the Constitution, the draft of the Constitution was prepared in the first meeting, in the first meeting of the Constituent Assembly. तो संविधान सभा की पहली बैठक में संविधान का पूरा ड्राफ्ट, संविधान का पूरा मसौदा, संविधान की पूरी रूपरेखा प्रथम बैठक में तैयार की गई। तो ये बात समझ गए आप कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 46 को हुई, संसद भवन में हुई थी और संविधान सभा की प्रथम बैठक में संविधान का मसौदा, ड्राफ्ट तैयार किया गया था। अब आगे लिखिए। हम लोगों की ये क्लास सफलतापूर्वक संचालित हो रही है और हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे लिखिए। प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, 389। प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी।
ये मैंने प्रारंभ में ऐसे लिखाया है कि जब देश का विभाजन हो जाता है तो इसकी संख्या घट करके 324 हो गई थी। तो जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था और जिसके अनुसार भारत के संविधान सभा का गठन हुआ था, जो भारतीय जनता की आकांक्षा थी, जो भारतीय जनता के सपने थे, जो भारतीय जनता चाहती थी, उनकी आकांक्षाओं के अनुसार जो हमारी डिमांड थी, हमारी मांग थी, महात्मा गांधी कांग्रेस के नेतृत्व में हमारे क्रांतिकारी बलिदानी, अमर बलिदानी जो लगातार भारत के लिए संविधान सभा की मांग कर रहे थे, अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, तो इसके लिए कैबिनेट मिशन भारत में आया और एक संविधान सभा का कैबिनेट मिशन के अनुसार गठन हुआ, भारत के संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। तो प्रारंभ में संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 थी, ये आपने लिख लिया होगा। 3 जून 1947 को, आगे लिखिए, 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना के उपरांत, 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना के उपरांत संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके अनुसार संविधान सभा की, जिसके अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या, जिसके अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 हो गई। जब भारत का विभाजन हुआ तो 389 की संख्या वो घट करके 324 हो गई, पाकिस्तान अलग बंट गया, तो जो अवशेष भारत बचता है उसमें संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 रह गई। तो आपने लिख लिया होगा 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना के उपरांत भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 हो गई। अंग्रेजी वाले लिख रहे, और मैं बार बार कह रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग में भी रहेगी, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। जिनका छूट गया है वो उस रिकॉर्डिंग से अपना लिख सकते हैं, तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखिए अंग्रेजी वाले। Initially, the number of members of the Constituent Assembly, initially the number of members of the Constituent Assembly was 389. 389. Initially, the number of members of the Constituent Assembly was 389. On June 3, 1947, after the partition of India, the Constituent Assembly was reconstituted, to which the number of members of the Constituent Assembly was reduced to 324. On June 3, 1947, after the partition of India, the Constituent Assembly was reconstituted, according to which the number of members of the Constituent Assembly
was reduced to 324. Next, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। ग्यारह दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब इसमें समझने की कोई बात नहीं है। सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले कार्यकारी या अंतरिम अध्यक्ष कुछ काल के लिए अध्यक्ष बने और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अंग्रेजी वाले लिख लें। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड द interim president of the Constituent Assembly. Dr. Sachchidanand Sinha was elected the interim president of the Constituent Assembly. On 11 December 1946. On 11 December 1946, Rajendra Prasad was the elected permanent president of the Constituent Assembly. President of the Constituent Assembly. परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हो गया सभी का। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और इसको पुनः एक बार मैं समझा दूंगा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया था। अब यहां से समझने की चीज होगी, मैं अभी समझाता हूं, इसे अंग्रेजी वाले लिख ले पहले। ऑन 13 दिसंबर 1946, on 30 December 1946, Pandit Jawaharlal Nehru presented on 13 December 1946, Pandit Jawaharlal Nehru presented the objective resolution, in the Constituent Assembly, a resolution in the Constituent Assembly.
on 22 January, on 22 January 1947, on 22 January 1947, the Constituent Assembly passed its objective resolution. अब यहां से समझने की चीज है, अंग्रेजी वालों ने लिख लिया होगा, जब संविधान सभा सारी, मैंने ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने रख दिए पहले ही कि भारतीय संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 46 को हुआ था। पहली बैठक उसकी 9 दिसंबर 46 को हुई थी और इस संविधान सभा का निर्माण भारतीय जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से हुआ था। इसके बाद मैंने बताया कि 9 दिसंबर 46 को संसद भवन में इसकी पहली बैठक हुई कि संविधान का प्रारूप क्या होगा, यह संविधान कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, कि कैसे ये संविधान काम करेगा, संविधान में क्या क्या चीजें होंगी, यह संसद भवन की पहले बैठक में निर्धारित कर दी गई। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा की सदस्यों की संख्या 389 थी। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, जब इंडिया का पार्टीशन हो गया, भारत का विभाजन हो गया, तो संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 हो गई और संविधान सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले कार्यकारी या अंतरिम या कुछ काल के लिए अध्यक्ष बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष बन गए। अब जो समझने वाली चीज है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यह संसद भवन में इसकी पहली बैठक हुई और जिस तरह संसद काम करती है, प्रस्ताव रखा जाता है, उस पर वाचन होता है, जिस तरह आज आप सब जानते हैं कि लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग करना, विधायिका का काम या संसद का काम विधियों का निर्माण करना होता है, वैसे ही भारत की विधायिका का काम विधियों का निर्माण करना है और संविधान का संशोधन करना है। मैं बातें ये बता रहा हूं कि जिस तरह आज की संसद काम करती है, उसी तरह उस समय संविधान सभा कार्य कर रही थी। ठीक आज की दुनिया में कोई भी लेजिस्लेचर जैसे कार्य करता है, ठीक उसी तरह सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसी प्रकार कार्य कर रही थी जिस तरह संसद कार्य करती है। क्योंकि संविधान का बनाना आप सब जानते हैं कि संविधान विधि का निर्माण, लॉ मेकिंग एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन, दोनों काम संसद करती है। ठीक उसी तरह संसद की तरह ही बैठकर एक विधायिका की तरह, और क्यों विधायिका की तरह, क्यों सिमिलर एज लेजिस्लेचर, क्योंकि वह भी भारत की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान बनाने वाली सभा थी। इसलिए वो सारा काम बहुमत के आधार पर करती थी। जब उसको बहुमत हो जाता था तभी वो प्रस्ताव पारित हो जाता था। तो बिल्कुल वो संसद की तरह काम करती थी। प्रस्ताव रखा जाता था, फिर प्रस्ताव पर गिलोटिंग होती थी। गिलोटिंग माने कई बार आपको क्लास में बताए हैं, गिलोटिंग माने समय का निर्धारण कि इस विषय पर कितने घंटे की बहस होगी, कितने घंटे इस विषय पर चर्चा होगी। तो प्रस्ताव रखा जाता था और उतना उस पर डिबेट होती थी, उतने घंटे उस पर चर्चा होती थी, और जो चर्चा होती थी तब फिर उस पर मतदान कराया जाता था। अगर उसको सामान्य बहुमत मिल जाता था तो वो प्रस्ताव पारित हो जाता था। ठीक उसी तरह ये संविधान का, भारत के संविधान का उद्देश्य क्या होगा, भारत के संविधान का लक्ष्य क्या होगा। भारत का संविधान अपनी आजाद भारत, स्वतंत्र भारत, संप्रभु भारत जब अपनी गुलामी से निकल रहा था, गुलामी से निकल करके और इस देश का शासन, इस देश की जब जनता के हाथों में आया, जनता के हाथों में आया, अर्थात इस देश की सरकार के निर्माण का अधिकार भारत की जनता को प्राप्त हो गया, तो उन्होंने इस देश का संविधान बनाया। इसलिए हमारा संविधान और हमारी संप्रभुता
ये पॉपुलरिटी पर आधारित है, बेस्ड ऑन पॉपुलर सॉवरेंटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस ऑन पॉपुलर सॉवरेंटी। भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान है। इसका कहने का अर्थ हुआ कि भारत का संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधियों की सभा, संविधान सभा ने किया है, इसीलिए पॉपुलर है। एक एक भारतीय इसमें सम्मिलित है इस संविधान के निर्माण में, इसलिए ये पॉपुलर है और पॉपुलरिटी के आधार पर। और इसीलिए आप ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान का जब प्रियम्बल लिखा गया, उसकी प्रस्तावना लिखी गई, तो भारतीय संविधान के पहले जो प्रस्तावना लिखी जाती है ना किसी किताब के लिखने के पहले कि इस किताब में क्या क्या है, लेखक लिखता है, ठीक उसी तरह जब देश के 324 संविधान सभा के सदस्यों ने इस संविधान को लिखा, तो अपना मंतव्य, अपनी राय, अपना विचार इस प्रियम्बुल में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बुल में, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा। क्या लिखा? पहला वाक्य, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अर्थात इस देश का संविधान किसने लिखा? भारत के लोगों ने लिखा। भारत के संविधान को निर्माण भारत की जनता ने किया। कैसे किया? अपने प्रतिनिधि चुन के भेजे और उन प्रतिनिधियों ने भारत के संविधान का निर्माण किया। इसीलिए शब्द दिया गया, लिखा गया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए प्रेमबुल के शब्द है। तो इस संविधान का उद्देश्य क्या होगा? यह संविधान कैसे कार्य करेगा? इस संविधान का लक्ष्य क्या होगा? इस संविधान का लक्ष्य क्या होगा? इस संविधान का उद्देश्य क्या होगा? इसके विषय में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, अपना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संसद के संविधान सभा के सामने, उसके पटल पर, उसके फ्लोर पर, उसके हाउस पर रखा। तो यहीं से ये क्लियर हो जाता है कि भारतीय संविधान सभा का उद्देश्य क्या था, भारतीय संविधान सभा क्या कर रही थी, और ये सभी को समझ में आ रहा है ना। यही प्रपोजल कि हमारा संविधान का लक्ष्य क्या होगा, हमारा संविधान कैसे काम करेगा, हमारे संविधान में क्या क्या लक्ष्य रखा गया है। हम संसदीय शासन व्यवस्था बनेंगे, हम 21 आयु वर्ष, पहले अब तो 18 वर्ष हो गया, सबको मतदान देंगे, कैसे हमारा चुनाव होगा, लोअर हाउस बनेगा, अपर हाउस बनेगा, हमारे नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, इस सब के विषय में भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में बातें कही गई। और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव 1946 का, यह 13 दिसंबर, अब तो आज हम लोग 26 दिसंबर में, जिस दिसंबर में हम ये क्लास चला रहे हैं, इसी दिसंबर महीने में ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 तारीख को रखा गया था। और 22 जनवरी को इस सारे उद्देश्य को, जितना संविधान का हमारा लक्ष्य था, उद्देश्य था, 22 जनवरी 1947 को वह सारा कुछ स्वीकार कर लिया गया। वो आखिरी बैठक थी संविधान सभा की, और सब कुछ उसी में जनवरी में उसे स्वीकार कर लिया गया। तो ये बातें अब आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब उद्देश्य प्रस्ताव मतलब, जैसे ही हम कहते हैं हम लोगों की संख्या अब घट रही है, जैसे उद्देश्य प्रस्ताव आ गया संविधान के सामने, पूरे सभा के 324 लोगों के सामने उद्देश्य प्रस्ताव आ गया, तो अब सारा संविधान का ड्राफ्ट रख दिया गया, सारी बातें रख दी गई, पूरा उसका विचार रख दिया गया कि हमारा संविधान ऐसे कार्य करेगा, हमारा संविधान इस प्रकार का होगा, हमारा संविधान इस प्रकार कार्य करेगा, इस प्रकार बनेगा। ये सारा विस्तृत विवरण, उसका कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, होलिस्टिक डॉक्यूमेंट, होल डॉक्यूमेंट रख दिया गया। एक विशाल प्रारूप, एक विशाल मसौदा
एक लार्जर डॉक्यूमेंट संविधान सभा के सामने पंडित नेहरू ने प्रस्तुत कर दिया। अब भारत का संविधान कितना बड़ा है आप सब जानते हैं। अब इस संविधान को इतना बड़ा रख दिया गया कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे अपने संविधान का निर्माण करेंगे। तो अब उसमें बहुत बातें थी, तो उसके लिए अब सब लोग मिलके तो काम नहीं कर सकते, हर आदमी एक ही काम नहीं करेगा। तो अब इसमें अलग अलग कार्य बांट दिए गए। अब उस पर हम लोग आगे चलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव के रखने के बाद संविधान सभा फिर कैसे आगे बढ़ती है, अपने कार्य को कैसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाती है, इस पर अब हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे इसी पर। और आगे आप लोग सावधानी पूर्वक किसी तरह लिखते रहिए। पहली क्लास बड़ी सफलता पूर्वक चल रही है, जैसे मैं विगत वर्षों में पढ़ाता रहा हूं, ऑनलाइन भी। आगे लिखिए। उद्देश्य प्रस्ताव के बाद, उद्देश्य प्रस्ताव के बाद संविधान सभा ने, उद्देश्य प्रस्ताव के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण की समस्या, संविधान निर्माण की समस्या के विभिन्न प्रस्तावों के संबंध में, विभिन्न प्रस्तावों के संबंध में अनेक समितियों की नियुक्ति की थी। अनेक समितियों की नियुक्ति की थी, जिसमें निम्नलिखित समितियां महत्वपूर्ण थीं, जिसमें निम्नलिखित समितियां महत्वपूर्ण थीं। एक बार पुनः सुन लीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव के बाद, उद्देश्य प्रस्ताव के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण की समस्या के, संविधान निर्माण की समस्या के विभिन्न प्रस्तावों के संबंध में, विभिन्न प्रस्तावों के संबंध में अनेक समितियों की नियुक्ति की थी, जिसमें निम्नलिखित समितियां महत्वपूर्ण थी, जिसमें निम्नलिखित समितियां महत्वपूर्ण थी। हो गया सबका। अब देखिए, अब अंग्रेजी वाले लिख लें तो मैं इसे विस्तृत समझाता हूं, तब ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और यही अगर प्रश्न आएगा तो ऐसे ही लिखना है सभी को। आफ्टर द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, आफ्टर द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, the constituent assembly, the constituent assembly had appointed several committees, कमेटी की स्पेलिंग होती है COMMITTEES, कमेटीज रूलर करने के लिए, कमेटीज इन रेजुलेशन, आफ्टर द ऑब्जेक्टिव resolution, the constituent committee, the constituent assembly had appointed several committees in relation to various proposals on the problem of constitution making, on the problem of constitution making, in which the following committees were important. अब अंग्रेजी वालों का हो गया, तो अब इसको ध्यान से सुन लीजिए। जब संविधान बन रहा था
तो उद्देश्य प्रस्ताव के रखने के बाद अब देश का संविधान किस तरह बनेगा, देश के संविधान में क्या क्या अब बातें आएंगी, किन बातों पर संविधान सभा विचार करेगा, किन बातों पर विचार नहीं करेगा, हमारे राज्य की शैली क्या होगी, वे ऑफ लाइफ। कॉन्स्टिट्यूशन किसी राज्य के जीने का तरीका होता है। तो संविधान निर्माण संविधान निर्माण करते समय संविधान निर्मात्री सभा के सामने, संविधान सभा के सामने अनेक समस्याएं थी। पहली समस्या थी कि हम संसदीय लोकतंत्र अपनाएं जैसा ब्रिटेन में है, जैसा यूनाइटेड किंगडम में है, या हम अमेरिका के मॉडल को अपनाएं जैसा ब्रिटेन में, जैसा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, प्रेसिडेंशियल रूल अपनाएं, राष्ट्रपति की प्रणाली अपनाएं। ब्रिटेन में फंडामेंटल राइट्स नहीं था, हमें फंडामेंटल राइट्स देना था। हमें बिना भेदभाव के सभी भारतीयों के साथ न्याय करना था। तो बहुत समस्याएं थी और संविधान निर्माण में अनेक कठिनाइयां थी। हमारे यहाँ वंचित वर्ग था, उनको हम कैसे सम्मान दें इस देश के संविधान में, उनको कैसे समाहित करें। देश के अनुसूचित जाति जनजाति, उस समय अभी नाम नहीं आया था, ये सारी समस्याएं थी। उनको कैसे हम सम्मान दें, उन्हें कैसे हम ग्लोरियस लाइफ दें, गरिमापूर्ण जीवन दें, कैसे हम सरकार के सामने आदर्श रखें। एक से एक समस्या भारत के संविधान सभा के सामने थी। तो जब उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया गया, तब अब संविधान के निर्माण के सामने बहुत चुनौतियां थी, बहुत समस्याएं आ रही थी, बहुत चैलेंजेस थे। और किसी देश का संविधान बनाना कितना कठिन काम होता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, आप अभी बिल्कुल युवा हैं, अभी नई सोच है, नई उमंग है और मस्तिष्क में बहुत क्षमता है। सोचिए जरा कि वो संविधान बन रहा था 1946-47 में, गठन 46 में हुआ, 47 में संविधान बनना आरंभ हो गया, उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया गया, 22 जनवरी 47 को उसे स्वीकार कर लिया गया। विधिवत रूप से संविधान सभा अपनी चुनौतियों के साथ संविधान बनाने लगी। नेपाल एक बगल में संविधान बना रहा है, आज तक उसका संविधान पूर्ण नहीं हो पाया। और भारत ने अपना संविधान 2 बरस 11 महीने 18 दिन में बनाया। अपने संविधान का निर्माण करता है जब भारत, तो वो संविधान एक दिन के लिए नहीं बन रहा था, संविधान अनंत काल के लिए, इन्फिनिटी बेस के लिए बनेगा। और बात वो लिखी जा रही है 46-47 में, 48-49 तक बना संविधान, 2 बरस लग गए। तो वो संविधान एक दिन के लिए नहीं, हजारों वर्षों के लिए बन रहा है। और तो समझिए कि संविधान के वो मनीषी विद्वान, वो बिल्कुल ऋषियों की तरह लोग भारत का भविष्य लिख रहे थे। और वो 47 में बैठ करके 2030 से बहुत आगे की अनंत काल के लिए इन्फिनिटी बेस का संविधान लिख रहे थे। कितना बड़ा कार्य था कि यह देश हजारों वर्षों तक का पुराना देश, करोड़ों वर्ष पुराना देश भारत है। दुनिया में एकमात्र देश है जो गर्व से हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति और सभ्यता हमारी हजारों वर्ष पहली थी वही आज भी है, और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है। 570 में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और इस्लाम बहुत आधुनिक धर्म है, लेकिन हजारों वर्ष पहले ये सनातन धर्म था और उसके आज भी अनुयायी वही है जो करोड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पहले थे। ईसा मसीह भी बहुत बाद के, लेकिन ये धर्म, कितनी सभ्यताएं, जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे समझ रहे होंगे, इतिहास के विद्यार्थी हमारे समझ रहे होंगे, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, कितनी सभ्यताएं मिट गई, उसके अनुयायी भी नहीं है। लेकिन भारत की एक सभ्यता संस्कृति है जो आज भी वैसे ही चल रही है। ये हम लोगों की सफलता है। और वो संविधान सभा के सदस्य जो इतने बरस पुराने देश को लोकतंत्र में ढाल रहे थे, नया संविधान दे रहे थे, सारे भेदभाव, सारी दीवारें गिरा रहे थे और बहुत लंबे काल के लिए अपना संविधान लिख रहे थे, तो चुनौती तो स्वाभाविक रूप से देश के संविधान निर्माताओं के सामने थी।
और सफलतापूर्वक उस पर विजय प्राप्त किया हमारे संविधान के मनुष्यों ने, हमारे संविधान के विशेषज्ञों ने, हमारे संविधान के संविधान सभा के सदस्यों ने। ये इतना महत्वपूर्ण कार्य था, हजारों वर्ष के लिए संविधान लिखा जा रहा था। तो इसलिए उन्होंने जो चुनौतियां आ रही थी उनका सामना करने के लिए संविधान सभा में अलग अलग कमेटीज, अलग अलग समितियां बना दी गई, ताकि वो समितियां सफलतापूर्वक उस समस्या का समाधान कर सके। अलग अलग जैसे काम एक ही काम एक व्यक्ति पर लाद दिया जाए, एक व्यक्ति पर सौंप दिया जाए, उस पर ही ओवर कर दिया जाए, तो काम आसानी से नहीं होगा। छोटे छोटे समितियों में, छोटे छोटे लोगों में वो काम का डिवीजन कर दिया जाए, वर्क डिवीजन कर दिया जाए, वर्कलोड को बांट दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, तो काम आसानी से हो जाता है। और वो तो सभी लोग बहुत विद्वान लोग थे, स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी थे। उन्हें एक जुनून था, उन्हें एक नशा था, राष्ट्रभक्ति का नशा था कि हम भारत के लिए एक सुंदर संविधान दे सकें, इस देश के लिए एक बहुत बेहतरीन संविधान। और गर्व से कहते हैं कि इस देश की संविधान सभा ने हम सबको इस राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को गर्व है कि इस देश की संविधान सभा ने इस देश के लिए एक बहुत सुखद, एक बहुत अमृत संविधान दिया है, जिसमें हर समस्या का समाधान है। तो इसीलिए संविधान सभा ने अनेक समितियां गठित कर ली, ताकि हर जो चुनौती है भारत के सामने, स्वतंत्रता की, न्याय की, नीति निर्देशक तत्वों की, फंडामेंटल राइट्स की, भारत के लोगों को मौलिक अधिकार कैसे दिया जाए, भारत का की सरकार के सामने आदर्श क्या हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, हमारी सरकारों का लक्ष्य क्या हो, कैसे हमारी सरकारें अपना आदर्श बनाएंगी और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगी। इन सारी बातों के लिए अलग अलग समितियां बना दी गई। और जैसा मैंने लिखा दिया है, उसमें कुछ समितियां बहुत महत्वपूर्ण थी, इंपॉर्टेंट थी। तो पहली समिति लिखिए, संघ समिति। संघ समिति वो संघ शक्ति समिति, इसको संघ शक्ति समिति लिखिए। संघ मतलब फेडरल, इसको हम समझा देंगे। जैसे एक बार थोड़ा सा संघ समझ लीजिए तो आपके मस्तिष्क में किसी तरह की दुविधा नहीं रहेगी, किसी प्रकार का संकोच नहीं रहेगा, समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे हम लोग कई छात्र मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, छात्र संघ बन जाता है। एक एक छात्र मिला तो जो विशाल संख्या होगी उसे छात्र संघ मिलेंगे। एक एक प्रोफेसर मिला तो प्रोफेसरों का जो समूह हो गया वो प्रोफेसरों का फेडरल कहलाएगा, संघ कहलाएगा। तो संघ एक एक व्यक्ति के मिलने से बनता है। संघ का निर्माण एक एक व्यक्ति जब मिलता है तो क्या बन जाता है, संघ बन जाता है। एक एक व्यक्ति जब मिलेगा तो क्या बन जाता है। एक बच्चे ने लिखा था कि इजिप्ट में पिरामिड है, लेकिन इजिप्ट की जो सभ्यता थी मिस्र की, उसका एक भी व्यक्ति जीवित नहीं है। वो पिरामिड जीवित है, व्यक्ति जीवित नहीं है, और भारत के लोग जीवित हैं। चलो बेटा, तो पहली जो समिति थी वो संघ की शक्ति समिति थी। संघ में कितनी शक्ति होगी, भारत में सत्ता को दो भागों में बांट दिया गया। कुछ शक्तियां केंद्र की सरकार के पास होंगी, भारत की सरकार के पास होंगी, और कुछ शक्तियां राज्यों की सरकार के पास होगी। तो इसी को संघ कहते हैं, जहां दो सरकार आपस में एक साथ खूब आराम से रह सकें और अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकें। तो भारत को एक संघ बनाना था। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि संविधान सभा ने भारत को संघ क्यों बनाया, केंद्र में सरकार फिर राज्यों में सरकार बना दिया। इसलिए बनाया कि हम लोग भाषाई सांस्कृतिक रूप से एक संघ है। कहीं तमिल बोली जाती है तो कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं राजस्थानी है, छत्तीसगढ़ी है, मराठी है। तो हमारे यहाँ अनेक भाषाएं, अनेक प्रकार के वस्त्र पहनने वाले, अनेक प्रकार के खाने वाले, दक्षिण का भोजन अलग, उत्तर का भोजन अलग। तो हमारे यहाँ अनेक प्रकार का खान पान, अनेक प्रकार की सभ्यता, अनेक प्रकार की संस्कृति, हमारी विविधता है। और किसी भी विविधता को हम लोग ठीक ढंग से राजनीतिक रूप से भी, प्रशासनिक रूप से एक संघ बनाकर ही ठीक रह सकते हैं, क्योंकि हम भौगोलिक और भाषाई रूप से संघ है।
उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड है, लेकिन दक्षिण भारत में बिल्कुल ठंड नहीं है। अभी दक्षिण भारत में सामान्य मौसम है, जहां जहां बिल्कुल के एक शर्ट पहन के आप रह सकते हैं। और दूसरे गर्मियों के दिनों में वहां तापमान बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत चिपचिपी गर्मी रहेगी, उमस वाली गर्मी रहती है। तो हमारे यहाँ चेरापूंजी चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों में खूब भारी बरसात होगी, वन आच्छादित श्रृंखलाएं हैं, वनों का प्रदेश है। सुदूर हिमालय पर चले जाइए तो वहां पर बर्फ की चोटियां, कश्मीर में चले जाइए माइनस के नीचे तापमान चला जाएगा। तो हम लोग भाषा से, खान पान में, सभ्यता से, संस्कृति से अनेक विविधताओं से भरा हुआ है देश, राज्य भारतवर्ष। इसीलिए यहाँ के संविधान निर्माताओं ने राजनीतिक रूप से भी संघ बना दिया कि एक सरकार दिल्ली की होगी, फिर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन भारत में बाद में होता है। फिर कई राज्य बना दिए गए, जम्मू कश्मीर राज्य से 370 हटा दिया गया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। तो इस तरह हमारे यहाँ एक शक्ति केंद्र में होगी, दिल्ली की सरकार, और एक राज्यों की सरकार होगी, ताकि दिल्ली से दूर रह के भी वो सरकारें अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपने भौगोलिक क्षेत्र में, अपने प्रशासनिक क्षेत्र में विकास के कदम उठा सके। और इसका फायदा भी होता है। फायदा ये होता है कि सत्ता को जितना हम बांटते हैं तो सत्ता उतनी ही अच्छे ढंग से कार्य करती है। अब देखिए, एक सरकार दिल्ली की, फिर राज्यों में सरकार, फिर गांवों में भी गांव पंचायत की सरकार है। तो ये डिवीजन ऑफ पावर है, यह सत्ता का विकेंद्रीकरण है, यह डिसेंट्रलाइजेशन है, और यह सबसे अच्छा माना जाता है, लोकतंत्र के लिए अच्छा। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि आखिर भारतीय संविधान सभा के विशेषज्ञों में यह सारी आइडिया कहां से आई कि हम अपने सत्ता को बांट दें, हम बटी हुई सत्ता के आधार पर पढ़ें, अपनी सरकार बनाएं, अपना संविधान बनाएं। वो इसलिए कि जितना हम लोग, एक शक्ति कहां थी, ब्रिटेन का, ब्रिटेन में रहकर एक शक्ति काम करती थी, हमको गुलाम बनाती थी, और भारत में अकाल पड़े, दुर्भिक्ष पड़े, किसी प्रकार का कितना बड़ा अकाल भारत में आता था, कितना अकाल होता था भारत में। लेकिन इंग्लैंड की उस सरकार को कितना सूखा पड़ता था, कितना अकाल पड़ता था, कितना अकाल पड़ता था, लेकिन उस अकाल का, उस ड्राफ्ट का कोई असर ब्रिटेन की सरकार पर नहीं पड़ता था। वो जितना ड्राफ्ट होता था उसका कोई असर, कितना फ्लड आ जाए उसका असर ब्रिटेन की सरकार पर नहीं पड़ता था। वो हम पर सताती थी, हमारे कल्याण के लिए कोई काम नहीं करती थी। इसलिए भारत की संविधान सभा ने सोचा कि हम इस देश की सत्ता का जितना विभाजन करेंगे उतना सत्ता के अत्याचार से बच जाएंगे। और सबसे अच्छी सरकार वो होती है जो कम शासन करे, जनता स्वयं अनुशासित रहती है, वहां शासन करने की। और वो तो कोड़े बरसा रहे थे, हमें फांसी के फंदे पर झुला रहे थे, हमें विद्रोही कह रहे थे। तो इस कारण उन्होंने सत्ता की क्रूरता से, क्रूर खेल को संविधान सभा भारत के नागरिकों ने झेला और देखा था। इसलिए संविधान सभा ने एक ऐसी कमेटी बनाई, संघ शक्ति, जो केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन कर सके। क्योंकि सत्ता जब एक होती है और सत्ता का अत्याचार बढ़ जाता है, और विभाजित सत्ता में अत्याचार का गुण नहीं पाया जाता है। इसलिए इसलिए हम लोगों ने एक संघ बनाया। ठीक, तो आज